हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जो कि है गांव का प्रशासन। तो ये है अपना एनसीईआरटी की जो बुक है बच्चों, कक्षा 6 की, क्योंकि हम कक्षा 6 की सीरीज खत्म कर रहे हैं। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो सोशल साइंस वाली बुक है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 5 तक पूरा पढ़ लिया था। तो डिटेल में आपने भी सीखा होगा, ग्राम पंचायत के बारे में हमने सीखा था, सरपंच पर, ग्राम सभा, ठीक है, जिला परिषद, ठीक है, और पंचायत समिति, ये सब हमने सीखा था, क्या क्या काम होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जो कि है गांव का प्रशासन। देखिए बच्चों, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। और बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो एक एक करके देखिए। हमने ज्योग्राफी के, भूगोल के क्लास 6 के पूरे वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं। साथ ही साथ हम हिस्ट्री को भी पढ़ रहे हैं। अभी हम पॉलिटी पढ़, ये सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हमारा क्या रहेगा, साइंस भी पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। कितने गांव हैं बच्चों, आपको पता है? भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, ठीक है। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जो जरूरत है उनको पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, गाँव में जमीनें होती हैं, खेत होते हैं, उनका भी क्या करना पड़ता है, रख रखाव करना पड़ता है। और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत होती है। और आपस में मान लो किसी में विवाद हो गया, जमीन के ऊपर विवाद हो गया या घर के ऊपर विवाद हो गया, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, निपटारा करना पड़ता है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। तो इन सब की व्यवस्था के लिए क्या होता है, गांव में भी प्रशासनिक ढांचा होता है बच्चों। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्राम में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे आप 2 आदमी देख रहे हैं, इन दोनों में देखो कैसे झगड़ा हो रहा है। जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी। इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। तो जो मोहन है वो गुस्से में बोल रहा है कि जमीन अपने खेत में बढ़ा ली और खेत का अपने का आकार बढ़ा लिया। बहुत गुस्सा आ रहा है मोहन को, लेकिन वो डरा हुआ भी है, क्योंकि जो रघु है वो, उसका जो परिवार है, उसके पास बहुत जमीन है। इसके अलावा उसके ताऊ जो हैं वो गांव के सरपंच हैं। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। मेड़ जानते हैं बच्चा, वो क्या होती है? जो खेत के चारों तरफ मेड़ होती है। जैसे खेत हो किसी का, तो यहाँ पे क्या बना देते हैं, अपनी मेड़ बना देते हैं कुछ लोग, ऐसे मेड़, थोड़ा सा जमीन का थोड़ा सा पोर्शन जो है ऊंचा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको मेड़ बोलते हैं। ये क्या हो गई, बाउंड्री हो गई एक तरह से। तो उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में क्या हुआ बच्चों, झगड़ा शुरू हो गया दोनों में, ठीक है, मोहन और रघु में। रघु ने, अच्छा सॉरी, यहाँ से था ये। मोहन एक किसान है, गांव में झगड़ा, अच्छा यहाँ से स्टार्ट था बच्चों, सॉरी। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है बच्चों। मोहन क्या, एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती हर जमीन है, खेती की जमीन है मोहन के पास। तो मोहन एक क्या है बच्चों, किसान है। उसके पास मान लो थोड़ी जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही खेत किसका है, रघु का। तो इसके खेत से लगा हुआ खेत किसका है बच्चों, रघु का। तो ऐसे मोहन का खेत है, उसके खेत से लगा हुआ खेत किसका है, रघु का। यहाँ पे रघु का खेत है। दोनों के खेत में एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। यहाँ पे एक मेड़ है दोनों के खेतों की। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। एक दिन रघु ने देखा, मोहन ने देखा कि रघु ने अपनी मेड़ को इसके खेत में कर लिया, थोड़ा आगे कर लिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जो जमीन थी वो अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को गुस्सा आया, लेकिन वो डरा हुआ भी है, क्योंकि रघु के जो परिवार के पास है बहुत जमीन है और उसके ताऊ जो है गांव के सरपंच है। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। अब दोनों में लड़ाई हो गई। अब रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। अब दोनों मोहन पर चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने मोहन को मारना भी शुरू कर दिया। हो अल्लाह सुनकर पड़ोसी आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में चोट आई। एक पड़ोसी ने उसकी मर्रम पट्टी की और मोहन का जो एक दोस्त है जो गांव के डाक घर में काम करता था, मोहन का एक दोस्त था जो डाक घर में काम करता था बच्चों, उसने सुझाव दिया कि स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए। क्या लिखवानी चाहिए बच्चों, रपट, FIR, ठीक है, FIR रिपोर्ट जिसे बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, गांव में रपट बोलते हैं, तो कहा कि पुलिस थाने में जाके भैया रपट लिखवाओ। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। और कुछ लोग बोल रहे थे कि रहने दो, रपट क्यों लिखवा रहे हो, इसमें क्या होगा, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा और कुछ रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार तो वाले तो पहले से ही पुलिस थाने पहुंच गए होंगे। उन्होंने कहा कि रघु के घर वाले तो पहले से पुलिस थाने पहुंच गए होंगे,
तो रहने दो। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। तो मोहन ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, तुम्हारे सामने मेरे को पीटा था, तुम चलो पुलिस थाने और तुम बताना उनको कि देखो मुझे पीटा गया है। अब पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा सा पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। तो कुछ लोगों ने जब भी रास्ते में जा रहे थे तो कुछ लोगों ने बच्चों क्या बोला कि भाई ऐसा करते हैं, इस थाने पे तो भाई ये तो हमारे गांव के पास में है, तो यहाँ पे तो रघु के घर वाले पहुंच गए होंगे, तो वो हमारी चलने नहीं देंगे, तो ऐसा करते हैं बड़े थाने चलते हैं शहर वाले में, वहां पे हम अपना मामला दर्ज करवाएंगे। तो रघु मोहन ने कहा कि नहीं, हम इसी थाने पे करवाएंगे, क्योंकि जो हमारा एरिया है, जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा गांव है, वो इसी के अंदर आता है, इसी थाने के कार्य क्षेत्र में आता है, तो हमें रपट यहीं लिखवानी पड़ेगी। तो देखो बच्चों, हर पुलिस थाने का क्या होता है, एक कार्य क्षेत्र होता है। जैसे हर पुलिस थाने का एक एरिया होता है कि इस एरिया में कोई भी अपराध होगा उसकी रिपोर्ट आपको कहाँ लिखानी पड़ेगी, इस थाने में लिखानी पड़ेगी। ऐसे ही हर थाने का होता है। तो हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके क्या होता है बच्चों, नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि की रिपोर्ट क्या करते हैं, उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह है वहां के थानेदार की क्या होती है बच्चों, जिम्मेदारी होती है कि वह अपने लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर क्या करे बच्चों, कार्रवाई करे। अब ये थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से इस घटना के बारे में क्या करे, पूछताछ करे और कार्रवाई करे। देखो ये पुलिस थानेदार बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये बंदा रिपोर्ट लिखवा रहा है, देख रहे हो आप, थाने का व्यू है, ये थाने का चित्र है। अब अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाके दर्ज कराओगे, बताओ बच्चों। आप जिस एरिया में रहते हो उसके जो नजदीक वाला क्षेत्र है वो किस थाने में, मतलब आपका जो क्षेत्र है, आप जिस घर में रहते हो वो किस थाने के अंदर आता है, आप पता करिए किस थाने के कार्य क्षेत्र में आता है। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था, अब बताओ बच्चों, मोहन और रघु में किस बात को लेकर विवाद हुआ था, जमीन के विवाद को लेकर। ठीक है, मोहन को रघु से झगड़ा करने में क्यों डर लग रहा था, क्योंकि रघु जो था वो उसके पास क्या थी, बहुत जमीन थी और पैसे वाला था, और उसके ताऊ जो थे वो कौन थे, सरपंच थे, तो इसलिए उसको डर लग रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए, लोगों ने ये कहा कि भाई पुलिस थाने में दर्ज करवाओगे तो आपको क्या न्याय मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, थाने में अगर हम मामला दर्ज करवाएंगे तो बहुत पैसा खर्च होगा और रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, तो इसलिए लोगों ने मना किया था। पुलिस थाने में होने वाला काम, अभी हम जानेंगे कि पुलिस थाने में क्या काम हुआ। जब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन जो है थानेदार के पास गया और उसने अपना पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेवकूफी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की जा रही। तो बच्चों क्या किया, थानेदार ने बोला कि ये छोटी छोटी शिकायत है, हम इसको दर्ज नहीं करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास बहुत काम है। तो मोहन ये सोच रहा है कि देखो मेरे तो बहुत घाव हो रहे हैं, मेरे तो बहुत चोट लगी, लेकिन फिर भी ये शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रहे। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। तो उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। लास्ट में थानेदार क्या हो गया, राजी हो गया। जब पड़ोसी ने कहा, उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिनों एक हवलदार जो है घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। तो उसने बोला कि ठीक है, अगले दिन क्या होगा कि एक हवलदार जाएगा तुम्हारे गाँव और वो जांच पड़ताल करेगा। तो पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। ये बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। ठीक है, क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था, सोचो बच्चों। राजस्व विभाग का काम, ये किसका काम था, अभी हमने जो बात करी थानेदार का, थाने का यानी कि ये पुलिस का काम था। अब हम बात करेंगे राजस्व जो विभाग होता है उसका क्या काम है। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गाँव में इसके पास कौन सी जमीन है। तो बच्चों ऐसा, जैसे उसने मेड़ बढ़ाई, उसने अपनी मेड़ बढ़ाई, तो ऐसा कोई तरीका नहीं था शांतिपूर्ण तरीका जिससे ये पता चल जाता कि रघु ने अपनी मेड़ बढ़ाई है मोहन की तरह। तो ये रिकॉर्ड कहाँ रहते हैं, खेती के रिकॉर्ड कहाँ है। अगर हमको ये पता हो कि भाई मोहन का खेत इतना बड़ा है, रिकॉर्ड में हो, तो हम नाप लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि खेत उसने अपनी मेड़ बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई। तो ये रिकॉर्ड रहते कहाँ हैं, जो अपने जो खेती के रिकॉर्ड हैं बच्चों, ये कहाँ रहते हैं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड करना किसका काम है बच्चों, पटवारी का। आपने गांव में सुना होगा एक पटवारी होता है, गांव में क्या होता है बच्चों, एक पटवारी होता है। तो जमीन को जो नापने का काम और रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है, पटवारी का, है ना। और उत्तर प्रदेश में उसी को कुछ राज्यों में क्या बोलते हैं, लेखपाल भी बोलते हैं। तो किसका काम होता है, लेखपाल का, पटवारी का मुख्य काम होता है।
जमीन को नापना और रिकॉर्ड रखना। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसको पटवारी बोलते हैं बच्चों, कहीं लेखपाल बोलते हैं, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को बोलते हैं। तो इसके क्या क्या नाम है आपको पता चल गया, पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखो जैसे थाने में बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे क्षेत्र आता है, ऐसे पटवारी के पास भी क्या होते हैं, बहुत सारे गांव होते हैं। जिनके जमीन को नापना और उनका रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है बच्चों, पटवारी का। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे के अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा लिखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। तो जो खसरा रजिस्टर होता है, ठीक है, ये खसरा रजिस्टर होता है, उसमें से खसरा नंबर होता है हर खेत का। उसमें क्या होता है बच्चों, उसके खेत का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। तो खसरा जान गए अब, खसरा रजिस्टर में क्या होता है, रिकॉर्ड रहता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वे एक लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जरीब कहते हैं। कई जगह पे वो जब खेत नापते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, जरीब। क्या ये क्या होती है, लोहे की एक जंजीर होती है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये जरीब के बारे में पता चल गया। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर ये देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी जो है किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। देखो बच्चों, पटवारी जो है किसानों से क्या लेता है, भूमि कर। कर मतलब टैक्स। तो भूमि का जो टैक्स होता है वो भी इकट्ठा करता है कौन, पटवारी। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है, और सरकार को यह बताता है कि हमारे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें हुई हैं। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर क्या करता रहे, दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। मतलब सरकार को ये भी बताने का काम है उसका कि किस खेत में कौन सी फसल हुई है, कौन सी फसल किस क्षेत्र में ज्यादा हो रही है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपका क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए जमीन का अभिलेख रखता है, गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। तो आप जो जिस गांव में रहते होंगे बच्चों, आप अपने घर वालों से पूछना कि जो हमारा पटवारी है वो हमारे गाँव के हमारे आसपास के गाँव के कितने कितने गाँव के मतलब जमीनों का वो रखता है, ब्यौरा रखता है, और हम पटवारी से कैसे संपर्क कर सकते हैं। देखो जैसे ये आप देख रहे हैं खसरा नंबर 5, इसमें ऐसे रहता है कि क्षेत्र हेक्टेयर में, जैसे कि ये क्षेत्र जो है कितने नंबर, खसरा नंबर 1, 5 में जो 1 नंबर है उस पर 0.75 हेक्टेयर का खेत है। जमीन मालिक का नाम है मोहन, बल्द राजाराम, गांव अमरापुरा, जमीन का मालिक। ये इसमें लिखा हुआ है जमीन मालिक का नाम, पिता का नाम क्या हो गया, राजाराम हो गया, और कौन से गाँव की जमीन है, अमरापुरा। यह यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। बटाई पे नहीं है दूसरे को मतलब दी नहीं है। इस साल जोती गई जमीन, फसल कौन सी बोई है बच्चों, सोयाबीन बोई है, पूरी फसल को जोता गया है, अन्य फसलें कुछ नहीं है, पड़ती जमीन कुछ नहीं है, ये ऐसे हो गया। इस तरह से ये बच्चों क्या होता है, ये खसरा नंबर होता है। इसमें खसरे में क्या होता है कि सब उसके खेतों का, आसपास की जमीनों का सबका ब्यौरा होता है। मोहन के खेत के दक्षिण में वह जमीन है वह किसकी है, तो मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है, देखो बच्चों। अब यहाँ पे आप देखो मोहन का ये रहा, ठीक है, मोहन की जमीन ये रही। अब मोहन का खेत का नंबर है 1, तो मोहन का खेत का नंबर क्या हो गया, 1, ठीक है। मोहन के खेत खसरा नंबर 5 में मोहन का 1 हो गया। फिर दूसरे नंबर पे है रघुराम का, ये रघुराम का हो गया, ठीक है बच्चों। और नंबर 3 पे ये वाली जो जमीन है ये किसकी है बच्चों, ये है यहाँ पे लिखी है मध्य प्रदेश, सरकारी घास का मैदान, ये सरकारी जमीन है, ठीक है बच्चों, ये 3 पे। अब इसमें पूछा गया है कि मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वो किसकी है, तो मोहन के दक्षिण में किसकी जमीन है, ये 2 नंबर पे रघुराम की। तो किसकी जमीन है बच्चों, ये रघुराम की जमीन है, ये मोहन की जमीन है। रघु और मोहन की जमीन के बीच सीमा पर निशान लगाइए। तो रघु और मोहन के बीच जमीन के बीच सीमा ये हो गई। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है, 3 तो आपको पता है मध्य प्रदेश सरकारी जमीन है, तो इसको तो सरकार की जमीन है, घास का मैदान है, चारागाह एक तरह का है, सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। देखो 2 की हमें क्या है कि जानकारी मिल रही है कि ये खेत बड़ा है, 3 हेक्टेयर में है, और एक बटाई बनी दिया है, इसमें क्या बोया गया है, गेहूं बोया गया है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं बोया गया है, और ये घास का मैदान है, बस इतना है हमें। और इसमें क्या है, कुछ कुआ भी है, इसमें लिखा है ना कुआ, एक चालू चरागाह, इसमें कुआ भी है। तो ये सब आपको पढ़ने में समझ में आया बच्चों, ये किस तरह से रिकॉर्ड रहते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। मैंने आपको पूरा खसरा पढ़ के बताया। इसमें ये भी बना रहता है कि ये इधर साइड में उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है बच्चों, हमेशा उत्तर दिखाते हैं। तो ये हो गई सीमा, ये हो गया कुआ, ये हो गया चरागाह, ये हो गई पक्की सड़क। तो बच्चों अब पक्की सड़क समझ में आ रही है, ये यहाँ से पक्की सड़क जा रही है।
ठीक है, कच्ची सड़क, उसके बाद में आता है पेड़, देखो ये पेड़ है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये खसरा नंबर बना हुआ है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे की रिकॉर्ड की जरूरत होती है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। जैसे ये खसरा जो होता है ये किसके पास रहता है, पटवारी के। आजकल तो बच्चों ये क्या है, ऑनलाइन मिलने लग गए हैं, कंप्यूटर से भी निकल जाते हैं, लेकिन पहले पटवारी के पास रहते थे। अब तुम क्या कर सकते हो कि जो आपकी तहसील होती है उसमें जाके इसको ऑनलाइन भी निकलवा सकते हो, ठीक है, कुछ शुल्क देना पड़ेगा, ये निकल जाता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। इसकी नकल मतलब इसका क्या होता है, एक जेरोक्स मिल जाती है। तो इसकी नकल पाने का अधिकार किसको है, किसानों को, क्योंकि उनके खेत हैं तो उनको तो पाने का अधिकार ही है बच्चों ये। हालांकि कई बार ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते, लोगों को इनको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रखवा दिए गए ताकि वे लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहेंगे। इनको बार बार सही किया जाता है और दुरुस्त कर दिया जाता है, और फिर ये क्या कर दिए जाते हैं बच्चों, उसमें कंप्यूटर में डाल दिए गए। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? आपको क्या लगता है बच्चों, ये रिकॉर्डों की जरूरत कब पड़ती होगी? क्योंकि देखो, जब एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदता है तब जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो फसल बेचने के लिए नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए जरूरी है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए तब जरूरी है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है तब भी जरूरी पड़ सकता है। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटों या बेटियों में बांटना चाहता है तब भी जरूरत पड़ सकता है। तो इन चीजों के लिए क्या चाहिए, इनकी चीजों के लिए रिकॉर्ड की जरूरत पड़ सकती है बच्चों। अब आते हैं यहाँ पे अगला, देखो बच्चों, या फिर क्या करते हैं किसान, कई बार कुआं खोद लेते हैं। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का क्या करते हैं बच्चों, निरीक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं। भारत में जो सभी राज्य हैं बच्चों, किस में बटे हुए हैं, जिलों में। जैसे राज्य है हमारे बच्चों, राज्यों को किस में बांटा गया है, जिलों में बांटा गया है, ठीक है, जिलों को गाँवों में, तहसीलों में, इस तरह से। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे उपखंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका, यानी कि जो राज्य है वो जिले में, और जिलों को किस में बांटा गया है बच्चों, तहसीलों में या फिर तालुका में, ठीक है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे होते हैं तहसीलदार, उन्हें विभिन्न कामों को निपटाना होता है। देखो जिले में कौन बैठता है आपका, जिला अधिकारी, जिसको डीएम बोलते हैं, ठीक है, जिला अधिकारी, ठीक है, आईएएस, है ना। और उसके नीचे कौन होता है बच्चों, तहसील में कौन होता है, तहसीलदार। तो हर तहसील पे कौन होगा बच्चों, एक तहसीलदार होता है। उन्हें विभिन्न कामों को निपटाना होता है। बेट पटवारी के काम का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ये पटवारी के काम को देखते हैं कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होते रहे। वो ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। फिर विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण पत्र जो जारी करते हैं बच्चों, आप पता करना, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ये कौन जारी करता है, ये भी कौन करते हैं, तहसील से जारी होते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। तहसीलदार का जो दफ्तर होता है वहां पे जमीन से जुड़े काम विवाद जो हैं वो भी सुने जाते हैं। अब हम एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005, ये क्या कहता है, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं, देखो बच्चों ये क्या है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 में आया था, 2005 में आया था ये हिंदू अधिनियम धारा, ये कानून है। इसमें ये होता है कि हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में क्या होता है, पुरुष होते हैं। हम जब किसान की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि पुरुषों के बारे में सोचते हैं, लेकिन महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। ये माना जाता है कि महिला तो केवल खेत में क्या मदद करती हैं, वो मालिक नहीं हो सकती। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी सोचा ही नहीं जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार के जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिनमें क्या होता था कि जैसे मान लो कि ये राम है, ठीक है, राम के 3 बेटे हैं, ए बी सी, और एक लड़की है डी। डी क्या है, लड़की है, 3 बेटे हैं। तो इस ऐसा अब तक ऐसा रूल था कि जो डी थी इसकी तो शादी हो जाती थी, लोग सोचते कि इसकी तो शादी हो जाएगी, तो जो जमीन होती थी राम की उसको केवल इन ए बी और सी तीनों बेटों में बांट दिया जाता था, ठीक है। अब तक ये रूल था। अब तक ये सोचा जाता कि जो औरतें होती हैं, हिंदू औरतें, उनको परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं है, इसका कोई हिस्सा नहीं होता था। पिता की मृत्यु के बाद जो जमीन है वो बेटों में बांट दी जाती थी। अब हाल में ये कानून बदल दिया गया। अब नए कानून जो बनाया गया उसके मुताबिक जो हिंदू परिवार में जो बेटा और बेटी होंगी और उनकी माँ, उसको जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। तो अभी क्या होगा कि जैसे राम है और राम की पत्नी भी क्या है, मीरा, राम की पत्नी है मीरा। तो राम के पास मान लीजिए 5 बीघा जमीन है, राम के पास 5 बीघा जमीन है। अब मान लो राम की हो जाती है मृत्यु, तो अब क्या होगा, तीनों बेटों में
और बेटी में और मीरा, इन सबको बराबर बराबर जमीन मिलेगी। अब 5 बीघा में कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसको 1 बीघा मिल जाएगी बच्चों, इसको भी 1 बीघा, इसको भी 1 बीघा, डी जो उनकी जो ABC की बहन है इसको भी 1 बीघा, और उनकी माँ को भी कितनी मिलेगी, 1 बीघा। यानी कि अभी सबको क्या है, बराबर के हकदार हो गए। ये कानून आया था कब, 2005 में। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी क्या होगा, लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को क्या होगा, फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर गांव परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उनका और दोनों बेटियों के नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। ठीक है, वो क्या है कि जैसे सुधा है, उसका जब बाप मरा तो वो अपने उसके जब बाप की मृत्यु हुई पापा की उसके की, तो पिता की मृत्यु के बाद में उसकी माँ ने कहा पटवारी से कि देखो जमीन में जो बेटे हैं उनके साथ साथ अब उनकी बेटियों के नाम पे भी जमीन आनी चाहिए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यह घर भी यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या होगा। बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ये एक कविता लिखी गई है बच्चों कि मुझे अपना घर चाहिए। कितनी अच्छी कविता है, आप इसको पढ़िएगा। अब देखो बच्चों, अन्य सार्वजनिक सेवाएं, तो आपको ये पटवारी का काम पता चला, तहसील का काम पता चला, ठीक है, और कैसे काम होता है, खसरा नंबर कैसे होता है, ये सब आपको पता चल गया बच्चों। अब देखिए अन्य सार्वजनिक सेवाएं, इस पार्ट में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा। तो प्रशासनिक कार्य में हमने पुलिस व्यवस्था के बारे में पढ़ा, और हमने जो तहसील का काम था, पटवारी का काम था, वो सब पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का निरीक्षण किया, और दूसरे में पटवारी, इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के द्वारा लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की सूची बनाइए। आपके गांव में कोई दुग्ध उत्पादक समिति है, राशन की दुकान भी होगी अपने गांव में, हर गांव में होती है। यहाँ से क्या होता है, आपको गेहूं बांटा जाता है, जो BPL वाले होते हैं आपको उनको गेहूं बांटा जाता है, तेल भी मिलता था पहले, मिट्टी का तेल। बैंक है आपके गांव में, देखिए आप पता करिए, 2 तरह की बैंक होती है। एक बैंक ऐसी होती है जिसमें से आपको खाद बीज ये सब दिया जाता है, और एक बैंक ऐसी होती है जिसमें से आप पैसा लेते हैं। पुलिस थाना है आपके गाँव में। बीज और खाद के लिए एक कृषक समिति होती है, एक किसान समिति होती है बीज और खाद के लिए, यहाँ से बीज और खाद मिलता है, आप पता करिए। डाक बंगला है आपके गाँव में, डाक बंगला मतलब पोस्ट ऑफिस है कि नहीं, आप पता करिए आपके गाँव में है या नहीं। आंगनबाड़ी तो होती है हर गाँव में, ठीक है। बालवाड़ी भी होगी बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल तो होंगे ही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PSC बोलते हैं, ये भी होंगे आपके गांव में, हर गांव में होते हैं। अस्पताल है कि नहीं, ये आप पता करिए कि आपके गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा दी गई हैं। इन्हीं 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपने अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए बच्चों, और इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। तो बताओ बच्चों, पुलिस का काम क्या होता है, क्या काम होता है बच्चों पुलिस का। पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। एक किसका काम है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, झगड़ों का निपटारा करना। पटवारी के कोई 2 काम बताइए। पटवारी का काम है कार्य इकट्ठा करना और जो अभिलेख रखना, रिकॉर्ड रखना, इसका खेतों की जमीन का रिकॉर्ड रखना, आप देख सकते हो। तहसीलदार का काम क्या होता है, तहसीलदार का काम है जाति प्रमाण पत्र जारी करना, और इस पटवारी के काम का क्या करना, निरीक्षण करना, पटवारी के काम का निरीक्षण करना। एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है। यह उठाने की कोशिश की है कि जो बेटियां होती हैं, जो अपनी कविता पढ़ी थी ना आपने, उसमें ये बेटियों को जमीन में घर में हिस्सा मिलना चाहिए बाप के पिता की में, ठीक है, हिस्सा की बात की गई है। पिछले पार्ट में अपने पंचायत के बारे में पढ़ा, पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। देखो हर ग्राम पंचायत में क्या होता है बच्चों, एक पटवारी होता है, और पंचायत जो रिकॉर्ड होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, पंचायत में रखता है पटवारी, तो इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है। आपने देखा होगा ना, ट्रैफिक पुलिस भी होती है, तो ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है, अपराध कैसे रोकती है पुलिस, ये सब कानून व्यवस्था के लिए क्या काम करती है, खासकर त्योहार पे और सार्वजनिक समारोह के दौरान। आपने देखा होगा जब त्योहार होते हैं
तब बहुत भीड़ भाड़ होती है, तब पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है, बहुत अच्छे से काम करती है। और सार्वजनिक जब समारोह होते हैं, जब भीड़ इकट्ठी होती है, तब भी पुलिस क्या करती है, कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी लेती है। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। कौन होता है बच्चों? पुलिस अधीक्षक, एसपी जिसको बोलते हैं, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा। देखो महिलाओं को क्या होगा बच्चों, अब जमीन मिलेगी, उनके पिता की जमीन में क्या होगा, उनका बंटवारा हिस्सा होगा। जमीन मिलेगी तो उनसे क्या होगा, वो सक्षम बनेंगी और खुद उनका एक तरह से बराबरी का उनको क्या मिलेगा बच्चों, हक मिलेगा। यहाँ पे वो भेदभाव वाला सिस्टम जो है वो खत्म होगा। आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो? यदि हाँ तो उसे संपत्ति कैसे प्राप्त हुई है? तो आपने अपने घर वालों से पूछना कि ऐसी कोई औरत है कि जिसके नाम पे जमीन है, अगर है तो उसकी को वह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, या वो अपने घर के पिता की जमीन है या फिर अपने पति की जमीन है या कैसे है, उसके बारे में पता करिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर क्या होता है बच्चों, ये 6 जो था, ये गांव का प्रशासन, आपने ये पढ़ा, ये हमारा समाप्त होता है। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 7 जो कि रहेगा शहरी प्रशासन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।